अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पाक स्टडी के शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर, वैसे तो जो 10th क्लास की बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन तरतीब है के हिसाब से अब है चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, तारीख़ पाकिस्तान। ये अब हिस्सा दोम, हिस्सा अव्वल 9th में है और हिस्सा दोम जो है वो 10th में है। तो अब हम पढ़ेंगे तारीख़ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी तारीख़ पाकिस्तान। पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, यूनियन कौंसिल के 2 फ़राइज़ तहरीर करें। जवाब यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ में सेहत तो सफाई, रोशनी का इंतज़ाम, मुसाफिर खानों का इंतज़ाम, पैदाइश व अमवात का रिकॉर्ड रखना वगैरह शामिल है। तो ये यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ हैं कि सेहत व सफाई और उसके बाद रोशनी का जो इंतज़ाम है, मुसाफिर खानों का इंतज़ाम है, पैदाइश और अमवात के रिकॉर्ड रखना वगैरह ये शामिल है इसके। सवाल नंबर 2 है, ऐलान वाशिंगटन क्यों हुआ?
तो ऐलान वाशिंगटन क्यों हुआ? 1999 में जनाब मुशर्रफ ने कारगिल पर लश्कर कशी कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हो गए। चीन की मदद से पाक इंडिया डायलॉग का रास्ता तलाश किया गया। इस मसले के हल के लिए 4 जुलाई 1999 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसे ऐलान वाशिंगटन कहा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी फ़ौज कारगिल महाज से वापस बुलाना और बहुत सी मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर गुलाम इसहाक ने किन इल्ज़ामात के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ की? सदर गुलाम इसहाक ने बेनज़ीर की हुकूमत पर करप्शन, स्मगलिंग, चोर बाजारी, अकरबा परवरी। सदर गुलाम इसहाक ने बेनज़ीर की हुकूमत पर करप्शन, स्मगलिंग और चोर बाजारी और अकरबा परवरी यानी अपने ख़ानदान को ही नवाजना और नाजायज़ मराद का हसूल का इल्ज़ाम लगाया। नीत अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं, ये भी इल्ज़ाम लगाया। और पूरे मुल्क का निज़ाम दरमर्म हो गया, ये भी। तो ये सारे के सारे इल्ज़ामात जो बेनज़ीर की हुकूमत पर लगाए, जिनमें काफ़ी हद तक सदाकत भी थी और करप्शन की बेमिसाल जो है वो एक दास्तान है उनका दौर।
नेक्स्ट है नंबर 4, मुशावरा दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए किए गए इक़दामात लिखें। जो ख़वातीन के लिए कुछ ख़ास इक़दामात किए गए थे वो बयान करें। नंबर 2, ख़वातीन को बैंकों से यहाँ से शुरू होता है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की मख़सूस नशिस्तों के अलावा उनको जनरल नशिस्तों पर भी इंतख़ाब लड़ने की इजाज़त दी गई। ख़वातीन को बैंकों से आसान शराइत पर बग़ैर किसी ज़मानत के छोटे कर्ज़े दिए गए। नंबर 3, फ़ौज में बराह रास्त ख़वातीन के लिए कमीशन रखा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अमेरिका ने किस कानून के तहत पाकिस्तान को दिफाई सामान की फराहमी बंद कर दी? अमेरिका ने जनवरी 1992 में प्रेसलर तरमीम के तहत फराहमी बंद कर दी। ये प्रेसलर तरमीम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो दिफाई सामान था, जो असलहा वगैरह होता है, अपने दिफा के लिए जो भी सामान होता है जो कि अमेरिका से लेते थे, तो लिहाजा अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी और पाकिस्तान को न दिया। नंबर 6। ऐलाने लाहौर से क्या मुराद है?
1999 में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए खैर सगाली का पैगाम लेकर लाहौर में नवाज़ शरीफ ने वाघा बॉर्डर पर उनका इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने आपस के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। एक मुश्तरका एलामिया पर भी दस्तखत हुए जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन्नीस सौ 73 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है? इसको वफाकी आइन क्यों कहते हैं? उन्नीस सौ 73 के आइन को वफाकी आइन इसलिए कहा जाता है कि इस आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और उसके मुल्हिका इलाके
वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। तो यानी इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए जो 1973 का जो आइन है इसको इसलिए वफाकी आइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई ज़मीन की इनफरादी मलकियत कितनी मुकर्रर की? इसका जवाब है वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई ज़मीन की इनफरादी मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की। यानी वो ज़मीन जो नहर के करीब है, जो नहर के पानी से सैराब होती हैं, वो 150 एकड़, और वो ज़मीनें जो नहर से दूर हैं वो 300 एकड़ ज़मीन का मालिक एक फ़र्द हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हबीब बैंक और UBL की निजकारी कितने रुपयों में की गई? तो क्वेश्चन नंबर 9 था हबीब बैंक और UBL बैंक की निजकारी कितने रुपयों में की गई। जवाब इसका ये है, दिसंबर 2004 में हबीब बैंक की निजकारी को सिर्फ 22 मिलियन और UBL को सिर्फ 13 मिलियन में बेच दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है
उम्मीदवारों के लिए बीए की शराइत किस इलेक्शन में लाजमी करार दी गई। अक्टूबर 2002 के इलेक्शन में उम्मीदवारों के लिए बीए की शर्त लाजमी करार दी गई। तो ये 2002 के इलेक्शन में ये लाजमी करार दिया गया था कि जो भी कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए बीए का होना लाजमी है। ये मुशर्रफ के दौर हुकूमत में ये हुआ था, तो ये अब कानून अब ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है जो कि 10th क्लास का है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन हैं लॉन्ग उनकी तरफ आते हैं। ज़िली हुकूमत नाज़म, नायब नाज़म, ज़िला कौंसल और ज़िली इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होती है, जिसका सरबराह नाज़म होता है। नाज़म की मदद के लिए ज़िला राब्ता ऑफिसर DCO होता है, ठीक है, ये इसकी हेल्पर होता है। ज़िला नाज़म इस बात को यकीनी बनाता है कि ज़िला इंतज़ामिया सही तौर पर काम कर रही है। ज़िली इंतज़ामिया का सरबराह ज़िली राब्ता ऑफिसर DCO होता है। अब है ज़िली नाज़म। पहले ज़िली हुकूमत के बारे में हमने पढ़ा था, अब है ज़िली नाज़म। नाज़म ज़िली हुकूमत का सरबराह होता है, जो ज़िले के अंदर जितने भी इंतज़ामी मामलात और अमूर होते हैं उसका ये सरबराह होता है और ज़िला में सियासी क़यादत फ़राहम करता है। नाज़म का इंतखाब पैनल से मुतल्लिक़ा ज़िला के तमाम कौंसल 4 साल के लिए करते हैं। जो ज़िले के अंदर जितने भी कौंसल्स होती है ना, यूनियन कौंसल हम करते हैं, हर इलाके के अपने में यूनियन कौंसल होती है। तो उस जो यूनियन कौंसल के जो अफराद होते हैं वो अपने जो है ना वो ज़िले नाज़म का वो है इंतखाब करते हैं। नाज़म के लिए ज़रूरी है कि वो मैट्रिक पास हो, मुतल्लिक़ा ज़िला का बाशिंदा हो और 50% से ज़्यादा वोट हासिल करे। यानी ये जो ज़िली नाज़म होता है, अब तो ये जो जितने भी ओहदे हैं अब तो ख़त्म हो चुके हुए हैं, लेकिन ये तश्कील हुआ करती थी। अब उसके फ़राइज़ मनसबी क्या हैं? ये ज़िला कौंसल से मंजूर शुदा तरक्की मंसूबों को अमली जामा पहनाता है और ज़िला में अमन व अमान कायम करता है। ज़िला के सालाना तरक्याती मंसूबों की निगरानी भी इसकी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िला कौंसल में बजट पेश करता है और ज़िले में दीगर सरगर्मियाँ सर अंजाम देता है। तो ये इसके ज़िली नाज़म के फ़राइज़ हैं। तो ये आगे है नायब नाज़म।
जिस तरह नायब नाज़म ना हो तो उसकी जगह पर काम करने वाला जो एक शख्स होता है वो नायब नाज़म होता है। नायब नाज़म ज़िला कौंसिल का सरबराह होता है। नायब नाज़म का इंतखाब ज़िला कौंसिल के अरकान 4 साल के लिए करते हैं। तालीमी काबिलियत नायब नाज़म की भी कम अज़ कम मैट्रिक है और इसी ज़िला का रहने वाला हो और कम अज़ कम 50% से ज़्यादा वोट हासिल करे। यानी कि जो शराइत एक ज़िला नाज़म के लिए है वही शराइत जो कि एक नायब नाज़म है उसके लिए भी वही सेम शराइत हैं। और उसके फ़राइज़ क्या हैं? नायब नाज़म कौंसिल के इजलासों की सदारत करता है। ये दौरान इजलास हर किस्म के नज़्म व ज़ब्त कायम रखता है। अब आती है कौंसिल की, ज़िली कौंसिल होती है। मुतल्लिका ज़िला के अंदर तमाम यूनियन कौंसिलों की के नाज़िम बिलहाद ओहदा ज़िला कौंसिल के मेंबर होते हैं। हर कौंसिल का एक जो नाज़म होता है और इन तमाम कौंसिल का जो नाज़म होता है वो एक ज़िला नाज़म होता है। मिसाल के तौर पर अगर शहर सियालकोट की अगर 10 कौंसिलें हैं मिसाल के तौर पर या 5 या 6 हैं तो हर कौंसिल का एक नाज़म होता है और इन तमाम नाज़मों पर एक नाज़म होता है जिसको हम ज़िली नाज़म कहते हैं। तो अब ये ज़िली कौंसिल है की बात हम कर रहे हैं। तो मुतल्लिका ज़िला के अंदर तमाम यूनियन कौंसिलों के नाज़िम बिलहाज़ ओहदा ज़िला कौंसिल के मेंबर होते हैं। ज़िला कौंसिल के अरकान की कुल तादाद की 33% नशिस्तें औरतों के लिए, 5% किसानों और मज़दूरों के लिए, 5% अक़लियतों के लिए मखसूस होती है। ज़िला कौंसिल के फ़राइज़। अब ये ज़िला कौंसिल करती क्या है? ज़िला कौंसिल को कानून साजी का इख्तियार होता है। ज़िला कौंसिल ज़िला हुकूमत के लिए बजट मंजूरी देती है। इसे ज़िला के अंदर हर किस्म के टैक्स लगाने और उनमें कमी बेशी का इख्तियार होता है। वो मखसूस कमेटियों के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया के मामलात की निगरानी करती है। ज़िला कौंसिल बेशुमार कमेटियों का इंतखाब करती है। वो ज़िला हुकूमत की पेश करदा तजावीज़ और मनसूबों की मंजूरी देती है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये ज़िली कौंसिल की। आगे है ज़िली इंतज़ामिया। ज़िली इंतज़ामिया एक राब्ता अफसर के ज़रिए चलाई जाती है जो ग्रेड 19 या 20 का सरकारी मुलाज़िम होता है। इसके ज़रिए जो है वो चलाई जाती है जिसकी तकर्री सूबाई हुकूमत करती है और उसे ज़िली राब्ता अफसर DCO कहा जाता है। ज़िली राब्ता अफसर की मामलत के लिए हर महकमा का एक सरबराह होता है जिसे ज़िली इंतज़ामी अफसर EDO कहते हैं। ज़िली इंतज़ामिया में 12 महकमे होते हैं जो दर्ज झैल हैं। इंसानी वसाइल, सिविल डिफेंस, ज़राअत व जंगलात, दही तरक्की, तालीम, अमूर मालियात व मनसूबाबंदी, सेहत, इंफॉर्मेशन, कानून, ख़वानदगी, नज़्म व ज़ब्त, माल वक्स, खिदमत। तो ये महकमे होते हैं इनके पास। इन तमाम महकमों के जितने भी मामलात होते हैं वो इनके स्पुर्द होते हैं। नेक्स्ट है ज़िली राब्ता अफसर DCO के फ़राइज़। तो ये जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, ठीक है। D से डिस्ट्रिक्ट, C से कोऑर्डिनेशन और O से ऑफिसर। इसके फ़राइज़ क्या हैं? ज़िला के तमाम महकमों से राब्ता रख कर उनको कानून के मुताबिक चलाना। जो सियालकोट का DC जो होता है, DCO जो होता है, इसका जो
इसके ऊपर जो फ़राइज़ होते हैं कि तमाम के तमाम जो महकमे होते हैं इसके अंडर, उनसे रब्ता रखना और उनको जो भी लॉज हैं उनके मुताबिक चलाना है। ज़िला में मुनासिब मनसूबाबंदी करते हुए ज़िली इंतज़ामिया को मुअस्सर बनाना, ज़िला में तमाम मनसूबों की तैयारी करना, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, ज़िला कौंसिल से मंजूरी हासिल करना और निगरानी करना, ज़िला नाज़म की इंतज़ामिया और माली फ़राइज़ के अंजाम दही में मदद करना और ज़िला के लिए बजट तैयार करके ज़िला कौंसिल से मंजूरी हासिल करना। तो ये इसके फ़राइज़ हैं। आगे है ज़िला इंतज़ामिया ऑफिसर EDO के फ़राइज़। पहले हमने DCO के फ़राइज़ पढ़े थे, अब हम EDO के, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसको हम EDO कहते हैं। इसका फ़राइज़ क्या? अपने महकमे की कारकर्दगी को बढ़ाना, अपने महकमे की आवाम की खिदमत के ज़िम्मन में कारकर्दगी को बढ़ाना, ज़िला की निगरान कमेटियों को महकमा से मुतल्लिक़ा इत्तलाआत बहम पहुँचाता है, वफाक सूबाई हुकूमतों के कवानीन बशमूल टैक्स कवानीन को लागू करता है, अपने महकमे की तरक्की के मंसूबे तैयार करता है। तो ये सारे के सारे ये ज़िली हुकूमत के हवाले से बातें थी। तो ये यहाँ तक इसका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि ज़िले हुकूमत की तश्कील, कि ज़िले हुकूमत में क्या क्या आता है। एक तो ज़िली हुकूमत होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। एक ज़िली नाज़म होता है, एक नायब नाज़म होता है, और फिर ज़िला कौंसिल होती है, और फिर ज़िले इंतज़ामिया होती है, और ज़िले इंतज़ामिया के अंदर 2 अफराद होते हैं, एक DCO होता है और एक EDO होता है। तो आपने पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो फ़राइज़ ज़िले नाज़म के हैं, ये पहले होता क्या है, ज़िले नाज़म, फिर उसके फ़राइज़, नायब नाज़म क्या होता है, फिर उसके फ़राइज़, ज़िला कौंसिल होती क्या है और उसके फिर फ़राइज़, ज़िले इंतज़ामिया क्या होती है, उसके अंडर कौन कौन से महकमे होते हैं, और इसको चलाने वाले जो हजरात हैं वो कौन कौन से हैं। ये बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, (1977 से 1988 के दरमियान नफाद इस्लाम के सिलसिले में की गई कोशिशों का ज़िक्र करें। यानी कि इस्लाम को नाफद करने के हवाले से ये जो तकरीबन 11 साल का जो अरसा है, इसमें किस किस तरह की कोशिशें इस्लाम को नाफिद करने के लिए की गई हैं। सवाल नंबर 10, 1977 से 1988 के दरमियान नफाद इस्लाम के सिलसिले में की गई कोशिशों का जिक्र करें। तो जवाब इसका है, पाकिस्तान में नफाद इस्लाम की कोशिशों का पस मंज़र। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद ममलकत है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का इस्लाम का कला है। बानी पाकिस्तान ने दस्तूर की नौइयत के बारे में फरवरी 1948 में फरमाया है कि पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने भी
का आइन मुरतब करना है, और मैं नहीं जानता कि इस आइन की तश्कील क्या होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस्लाम के बुनियादी असूलों पर मबनी और जमहूरी अंदाज का होगा। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की हुकूमत ने मार्शल लॉ के तहत और अबूरी आइन 24 मार्च 1981 को नाफिज करने के बाद निफाज इस्लाम के लिए जो इक़दामात किए उनकी तफसील ज़ैल में बयान की जाती है। जो ज़ियाउल हक़ ने इस्लाम के लिए कोशिश की उसके हवाले से ये बातें हैं। सबसे पहली बात शरई अदालतों का क़याम। निज़ाम अदल को इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए 10 फरवरी 1979 को सूबाई हाई कोर्ट में शरीयत बेंच कायम किए गए। बाद में मई 1980 में इन बच्चों की जगह एक वफाकी शरई अदालत कायम की गई, जिसका सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है। ये अदालत इस्लामी तालीमात के मुनाफिक क़वानीन और इंतज़ामी इक़दामात को गैर मौसर और गैर कानूनी करार दे सकती है। इसके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की शरई अपील बेंच में अपील की जा सकती है। वफाकी शरई अदालत में कानून दान और उलमा हज़रात को जज मुकर्रर किया गया। शरई हदूद का नफाज, यानी कि पहली जो नफाज इस्लाम की कोशिशों में से पहला जो पॉइंट है वो शरई अदालतों का क़याम है। नंबर 2, शरई हदूद का नफाज। ज़ियाउल हक़ ने 10 फरवरी 1979 को हदूद ऑर्डीनेंस के ज़रिए मुख्तलिफ़ जराइम मसलन चोरी, शराब नोशी और ज़ना वगैरह के लिए इस्लामी सज़ाएँ नाफिज़ की। इसके अलावा ये फ़ैसला भी किया गया कि अदालती निज़ाम की निचली सतह पर कादी अदालतें कायम की जाएँ ताकि आवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ मिल सके। यानी जो निचली सतह पर भी एक अदालती सिस्टम कायम हो और बग़ैर मुआवजे के और बहुत ख़तीर जो रकम जो होती है उसको एक तरफ रख कर बड़ी सस्ते जो है वो फ़ैसले किए जाए, क्योंकि हर बंदे के पास पैसे नहीं होते हैं, तो फ़ैसले जो है वो जल्द अज जल्द भी हों। नेक्स्ट है ज़कात और उशर का निज़ाम। 20 जून 1980 को पाकिस्तान में पहली बार सरकारी तौर पर ज़कात का निज़ाम राइज किया गया, जिसकी रूह से हर साल 1 रमज़ान को हर मुसलमान के सेविंग अकाउंट में जमाशुदा रकम सरमायाकारी और असासों पर इस्लामी शरह के मुताबिक 2.5% सालाना के हिसाब से ज़कात काटी जाती है। अगर किसी इस्लामी फ़िरक़े के फ़िक़्ह के मुताबिक हुकूमत को ज़कात देना दुरुस्त नहीं तो उसे ज़कात के मज़कूरा तरीक़ेकार से छूट मिल सकती है। ज़कात की रकम गुरबा मसाकीन की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस ग़रज़ के लिए ज़कात कमेटियाँ कायम की गई। आगे है उशर। ज़रूरी पैदावार पर उशर 1983 में नाफिज़ किया गया, जो कि पैदावार के मखसूस हद का 10वां हिस्सा होता, चाहे ज़मीन का उशर 20वां हिस्सा होता चाहिर में। यानी कि ऐसी ज़मीन जिसको पीटर से और ख़ुद से पानी लगाया जाए तो उसका जो 20वां हिस्सा होता था, और जिसको कुदरती या नहरों से पानी दिया जाए उसका 10वां हिस्सा होता है। इस तरह हासिलशुदा आमदनी से रफ़ाही अदारों और मुस्तहिक़ अफराद की माली इमदाद की जाती है। सूद का ख़ात्मा। हुकूमत एक मरहला वार प्रोग्राम के तहत बैंकारी के निज़ाम को सूद की लानत से पाक करने के लिए इक़दाम करेगी। 1 जनवरी 1981 से बैंकों में नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर अकाउंट खोलने का आगाज़ कर दिया गया। 1 जनवरी 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट को PALS खातों में तब्दील कर दिया गया। सरकारी मालियाती इदारों ने भी नफ़ा नुकसान में शराकत की बुनियाद पर कर्ज़े देने शुरू कर दिए। इस्लामियात और मुतल्लिक़ा पाकिस्तान की लाज़मी तालीम और तदरीस के अमल को इस्लामी असूलों पर इस्तवार करने के लिए 1969 में तालीमी पॉलिसी पर नज़रसानी की गई। इस्लामी ने तालीमात और तहरीक पाकिस्तान की नज़रियाती असास के साथ नौजवानों का लगाव बढ़ाने के लिए तालीमी निसाब में तब्दीलियाँ
की गई, जिनके नतीजे में इंटरमीडिएट और डिग्री क्लासों में इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान को लाजमी मज़ामीन के तौर पर शामिल किया गया। तो ये एक बड़ी अहम शिक थी कि कुछ जो मज़ामीन थे उसको वो थे इलेक्टिव थे, जो कि बिल्कुल कंपलसरी होने चाहिए थे। तो लिहाजा ये जो बड़ा ही अहम इक़दाम था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ का कि उन्होंने तालीमी महकमों के लिए एक इस्लामियात, यानी कि इस्लामियात लाजमी है, जिसका इस्लामियात लाजमी नाम दे दिया गया है, एक वो, और एक पाक स्टडी मुताल्ला पाकिस्तान जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसको भी लाजमी करार दिया, चूँकि पाकिस्तान से रिलेटेड जो बातें हैं बच्चों को आनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो इस मुल्क के अंदर रहते हुए अगर हमें इस मुल्क के जो कवानीन हैं या इस मुल्क की जो तारीख़ है उसका इल्म ही ना होगा तो फ़ायदा क्या होगा इस ऐसी तालीम का। तो लिहाजा इसका भी ख़ुसूसी इंतखाब किया गया कि इस्लामियात की तालीम के साथ साथ ये जो तालीम है पाक स्टडी की, हिस्ट्री की, जो पाकिस्तान का जो तारीख़ी मुख्तसर पस मंज़र है उसको भी बयान किया जाए। आगे तालीमी और सरकारी इदारों में नमाज का अहतमाम। नमाज कायम करने के लिए इस्लामी तालीमात नहायत वाज़ेह हैं, इसलिए हुकूमत ने नेक व सालेह लोगों को रज़ा कराना हैसियत में नाज़मीन सलात मुकर्रर किया ताकि ये लोग अपने अपने इलाक़ों में नमाज पंजगाना का अहतमाम करें। सरकारी दफातर में मसाजिद तामीर की गईं और पूरे मुल्क के तमाम तालीमी और सरकारी इदारों में नमाज ज़ोहर बाजमात के लिए तमाम सहूलतें मुहैया की गई। रेडियो और टीवी से फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की अज़ानें नशर होने लगी। तो ये वो वक़्त था जब ज़ियाउल हक़ ने जहाँ पर इस्लाम के नाफिज़ करने की बड़ी कोशिश की, तो उनकी कोशिशों और उनकी काविशों में से एक कोशिश ये भी थी कि उन्होंने नमाज़ों के हवाले से, चूँकि वो ख़ुद भी नमाजी थे और पंजगाना नमाज अदा करता था और हज वगैरह भी उसने किए हुए थे, और इसके अलावा जो हमने इनके मुतालिक सुना हुआ है कि वो तहज्जुद भी नमाज जो है उसको अदा किया करते थे। तो उन्होंने ये तरीक़ा याद किया कि चूँकि बच्चे ज़ोहर की नमाज बच्चों की स्कूल में गुज़रती है, तो लिहाजा जो बच्चे हैं वो ज़ोहर की जो नमाज होती है वो स्कूल में ही अदा करेंगे, स्कूल में उसका एहतमाम करेंगे। तो उसके लिए स्कूलों के अंदर मसाजिद कायम की, या उस ख़ास एक हिस्सा, चूँकि जो सरकारी स्कूल हैं वो अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े होते हैं, तो जगह की उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उन्होंने सरकारी सतह पर नमाज़ों का एहतमाम करने के लिए जो उस वक़्त नेक और अच्छे लोग होते थे उनको सरबराह और मुकर्रर किया, नाज़िम बनाया, ताकि लोगों को नमाज की तरफ लाएं और वो बच्चे जो स्कूल के अंदर होते हैं वो नमाज ज़ोहर जो है वो अदा कर सकें। अभी भी सरकारी स्कूल के अंदर जहाँ पर बच्चों के अंदर अवेयरनेस है और ख़ास तौर पर जो वहाँ के इंतज़ामिया हैं, अगर वो थोड़ा दीन पसंद है तो बच्चों को नमाज के लिए कहती है। वो जो ब्रेक का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, वहाँ पर बच्चों को नमाज की तरफ लेके जाते हैं। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, ये बड़ा शानदार एक ऑर्डिनेंस था। ये सारे कहानी अब तो ख़त्म हो चुके हुए हैं।
एहतराम रमज़ान ऑर्डीनेंस। हुकूमत ने 24 जून 1981 को रमज़ान मुबारक के एहतराम के लिए एक खसूसी ऑर्डीनेंस जारी किया, जिसके तहत रमज़ान के महीने में खुले आम खाने पीने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई। रमज़ान के महीने में खाने पीने की दुकानों और होटलों को अफ्तारी से चंद घंटे कबल खोलने की इजाज़त दी गई। हस्पतालों, हवाई अड्डे, बंदरगाहें और रेलवे स्टेशन वगैरह इस ऑर्डीनेंस से मुस्तस्ना करार दिए गए। ठीक है, मुस्तस्ना करार दिए गए, यानी रमज़ान मुबारक के अंदर लोग फ़कत रोज़ा रखेंगे और किसी को जो खाने की जो दुकानें होती हैं, चाय की दुकानें होती हैं, इनको कतई खोलने की इजाज़त नहीं। जिन्होंने अगर नहीं रोज़ा रखा है तो दूसरे लोगों का रोज़ा ख़राब मत करें। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो अपने घर में खाए, उसको भी बाहर खाने की इजाज़त नहीं है, और ताकि लोगों का जो रोज़ा है वो मुतासर ना हो सके। दीनी मदारस की सरपरस्ती। जनरल ज़ियाउल हक ने दीनी मदरसों की हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें ज़रूरी माली इमदाद दी। उनको इसनाद और उनकी इसनाद को एमए के बराबर करार दिया। मकतब स्कीम भी इस सिलसिले की कड़ी है। ज़ियाउल हक दौर के अंदर ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ था कि ज़ियाउल हक ने जो उस वक्त मदारिस के अंदर जो भी तालीम हुआ करती थी उनकी तालीम को हुकूमती एमए के लेवल जो है वो बना दिया। आगे है अरबी की लाजमी तालीम। स्कूलों में 6ठी जमात से 8वीं जमात तक अरबी ज़ुबान की तालीम सब तलबा और तालबात के लिए लाजिम हो गई। इसी तरह स्कूलों में कुरान मजीद की तदरीस का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में इस्लामियात की तालीम के लिए खसूसी इंतज़ामात किए गए। इस्लामाबाद में एक नई इस्लामी यूनिवर्सिटी 2 जनवरी 1981 से भी कायम हुई, जो कि इस्लामी उलूम की तालीम और तहक़ीक़ पर खसूसी तवज्जो दे रही है। आगे है शरीयत फ़ैकल्टी का क़याम। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में उलूम इस्लामियत के फ़रोग़ के लिए शरीयत फ़ैकल्टी कायम की गई, जहाँ कुरान पाक, फ़िक़्ह, सुन्नत नबवी पर मबनी कानून की तालीम व तदरीस का इंतज़ाम किया गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल। इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तश्कील 9 की गई ताकि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को इसमें नुमाइंदगी दी जा सके। इस कौंसल ने मुरव्वजा जो उस वक्त राज थे कवानीन का जायज़ा लिया, ताकि अगर इन कवानीन और इस्लामी असूलों में कोई तज़ाद हो तो उससे फ़ौरन रफ़ा किया जाए। तो उस वक्त जो भी जो कौंसल के अंदर जो मौजूद कवानीन थे तो उसको उनके दरमियान और इस्लामी कवानीन के दरमियान मवाजना किया गया। अगर थोड़ा सा तफावत आता है तो इस्लामी कानून को तरजीह दी जाएगी। 1977 में मार्शल लॉ के नफाज़ के बाद 1973 का आइन मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को बहाल रखा गया। आगे है चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का नारा बुलंद किया गया। ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम के क़वानीन सादर किए गए। ख़वातीन को बतौर गवाह अदालतों में पेश करने से मना कर दिया गया। टेलीविज़न और रेडियो के अनाउंसरों और न्यूज़ कास्टों को हिदायत दी गई कि वो इस्लामी इक़दार को मलहूद ख़ातर रखें। ख़वातीन दुपट्टा ओढ़ कर बाहर आएँ।
तो ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के वो बुनियादी उसूल थे जो होने भी चाहिए थे, और जो कि बल्कि एक अफसोस वाली बात है, ये प्लान तो बड़े अच्छे थे, बड़े ही खूबसूरत थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुज़रता गया और ज़ियाउल हक़ की जब हलाकत हुई और उसका जो हवाई जहाज़ था जो क्रैश हुआ, उनके दुनिया से जाने के बाद वो जो तमाम इनके एक जो इनका प्लान था काम करने का और जो शरीयत के हवाले से वो चाहते थे, उस किसी बात पर कोई अमल ना हो सका। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की वजाहत करें। जो पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, एटमी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो है वो आपने वजाहत करनी है, वो क्या है। ये भी एक अल्लाह ताला का ख़ास करम है और उसकी अता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है। और याद रखिए ये एक बहुत बड़ा एक मौज़ा बनकर उभरा है कि पाकिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क एक एटमी ताकत बन चुका हुआ है। ये अल्लाह ताला ने इसको दुश्मनान से महफूज करना था और इसको रहती दुनिया तक आबाद करना था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने ख़ास करम और अपने ख़ास फजल से ये बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है वो अता किया, जिसको हम एटम बम के नाम से याद करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की वजाहत। पाकिस्तान का में एटमी तवानाई का आगाज़। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं आपको एक थोड़ी सी बात यहाँ पर वैसे बता दूँ कि एटम बम की तमाम तैयारी के अंदर उसके बनने में जिस बंदे का सबसे अहम रोल था, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के अलावा, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ये इसका बड़ा ही अहम किरदार था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनकर दुनिया में उभरे और इस्लामी जो रियासत है उनको भी मालूम हो जाए कि पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है कि अगर इसको किसी ने छेड़ा और अगर इसके खिलाफ कोई भी हुआ, तब इसके पास ऐसा हथियार भी मौजूद है जिससे पूरी दुनिया जो है वो थर थर कांपती है और डरती है। आगे है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा एटमी साइंस हमारी तरक्की और दिफा के लिए बहुत अहम है। हम एटमी तवानाई पुरअमन मकसद के लिए हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। हम एटमी तवानाई को जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते बल्कि अपने मुल्क की बेहतरीन तरक्की के लिए हासिल करना चाहते हैं। इस तरह पाकिस्तान में एटमी तवानाई के हसूल पर काम 1971 से शुरू हो गया था। यानी ये जो ख्वाहिश जो थी, ये ख्वाहिश थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि उसने एक ख्वाहिश रखी कि पाकिस्तान को भी एक एटमी क़ुव्वत बनना चाहिए ताकि जो इसके इर्द गिर्द जो मुखालिफ ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया है या अमेरिका है या और भी कोई ताकतें जो इसके ख़िलाफ़ हैं, उनको कान हो जाए कि अब ये भी एक एटमी ताकत बन चुका हुआ है और इसकी तरफ कोई भी जो मैली आँख करके कोई देखे ना।
पाकिस्तान का पहला एटमी घर। तो याद रख लीजिए, इस एटम का मकसद सिर्फ धमाका करना और इंसानियत का कत्ल नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी जो होती है वो इससे मिलती है, ये जिसमें हम बिजली भी जो है वो बना सकते हैं। पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर। पाकिस्तान 1971 में एटमी तवानाई मुतारफ़ हुई। 1992 में कराची पाकिस्तान का पहला एटमी घर 137 मेगावाट का पहला प्लांट कैम के नाम से कायम किया गया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनती तरक्की के लिए मज़ीद एटमी तवानाई का हसूल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में दूसरा एटमी बिजली घर चश्मा के मुकाम पर लगाया गया, जिसे चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और उसे नेशनल ग्रिड के साथ 13 जून 2000 में मुंसलिक किया गया। उसकी पैदावार सलाहियत 325 मेगावाट है। भारत का पहला एटमी धमाका। भारत ने अपनी एटमी टेक्नोलॉजी को मुसलसल तरक्की दे रहा था। भारत ने 1974 में राजस्थान के सहरा में पहला एटमी धमाका करके पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की। भारत वज़ीर दाखिला एडवानी ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में मुदाखलत बंद न की तो भारत पाकिस्तान के साथ जंग भी कर सकता है। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन ख़राब हो गया। इस तरह भारत एटमी ताकत रखने वाला छठा मुल्क बन गया। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। एटमी तवानाई के हसूल में पाकिस्तान की कोशिश। पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के बाद एटमी ताकत के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने फ़्रांस से एटमी प्रोसेसिंग प्लांट हासिल करने की कोशिश की। 1976 में दोनों ममालिक के दरमियान प्लांट की ख़रीदारी का मुआहदा पाया तकमील पहुँच गया। एटमी प्रोसेसिंग प्लांट के कुल मालियत $40 करोड़ तय की गई। $40 करोड़, आप सोचें उस वक़्त कितनी रकम थी ये। पाकिस्तान ने फ़्रांस को प्लांट्स की कुल मालियत में से $10 करोड़ की पहली किस्त की अदायगी फौरी तौर पर कर दी। एटमी ताकतों का दबाव। पाकिस्तान और फ़्रांस के दरमियान एटमी प्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा भारत, रूस, अमेरिका और दूसरी एटमी ताकतों को नागवार गुजरा। चुनांचे उन ममालिक ने फ़्रांस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान को ये प्लांट फ़रोख्त न करे। फ़्रांस ने ये मुआहदे के बावजूद मजबूर प्लांट की फराहमी से इनकार कर दिया। अब दुनिया के अंदर और कोई काम करे, कभी किसी को कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई मौत नहीं पड़ेगी, और लेकिन जब कोई इस तरह के काम कोई मुसलमान करता है और ख़ास मुसलमान कंट्री करता है तो सबको बड़ी तकलीफ़ होती है। फ़्रांस ने एटम बनाया, किसी को कोई मसला ना हुआ। इंडिया ने बनाया, किसी को कोई मसला ना हुआ। अमेरिका ने बनाया, किसी को कोई मसला ना हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में से कोई भी ये काम करने पर आमादा होता है तो उसके ख़िलाफ़ चिमगोइयाँ शुरू हो जाते हैं और उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इसको नहीं बनाने देना। उनको पता है अगर इसके पास ये चीज़ आ गई तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर उभर सकता है। यूरेनियम अफज़ूदगी तकनीक में महारत। जनाब मज़ार हक़ के दौर हुकूमत में पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी प्रोग्राम पर काम जारी रखा। उन्होंने 1984 में यूरेनियम को अफज़ूदा करने की तकनीक में महारत हासिल करने का ऐलान किया। भारत का प्रोपेगेंडा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान
के ये ऐलान करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज तैयारों के ज़रिए एटमी हथियार भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह वो भारत के बड़े शहरों को एटमी निशाना बना सकता है। एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत। तो ये एक प्रोसेस हुआ पूरा एक तरतीब के साथ, चूँकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट है और इसमें कोई एक महीना या एक साल नहीं, इसमें कई साल जो है वो दरकार है। आप देखें इसकी जो इब्तिदा थी 1976 को शुरू हुई थी और कहाँ आकर पाकिस्तान ने 99 को जो है वो तजर्बात किए, बन पहले गया था और आप तकरीबन 23-24 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत बनने का ऐलान किया और उसके बाद फिर जो है वो एटमी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के ज़ेर निगरानी एटमी प्रोग्राम जारी रखा। उन्होंने 1999 में एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल करने का ऐलान किया। अमेरिका का दोहरा मेयार। पाकिस्तान और भारत ने अपने एटमी प्रोग्राम जारी रखे। 1974 में भारत ने अपने सूबे राजस्थान में धमाका करके अपनी एटमी ताकत होने का सबूत दिया। अमेरिका और दीगर ममालिक ने उसके इस रवैये को नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब पाकिस्तान ने एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की तो उसे प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। भारतीय एटमी धमाके। जब भारत ने 1998 में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई तो उसने भारत की एटमी टेक्नोलॉजी में बरतरी साबित करने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान राजस्थान के सूबे में 5 एटमी धमाके करके इस खित्ते में अपनी एटमी बरतरी जाहिर करने की कोशिश की। बिल क्लिंटन का सियासी दबाव। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ पर दबाव डाला कि वो भारतीय जारहियत के जवाब में धमाके ना करे। अगर इसने ऐसा किया तो उसकी इक़्तिसादी इमदाद बंद कर दी जाएगी, मगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को धमकी को नज़रअंदाज कर दिया। ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि कुछ ज़ाती पैसों का लालच भी दिया होगा, लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि पाकिस्तान में एक एटमी ताकत बनने। फिर क्या हुआ? अल्लाह का फजल हुआ। पाकिस्तान के एटमी धमाके। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद अपनी अवाम के मुतालबे पर कौमी गैरत और अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के मुकाम चागी के पहाड़ों में भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके करके अपनी बरतरी कायम कर दी। इस तरह पाकिस्तान दुनिया का 7वां और मुसलमान दुनिया का पहला एटमी मुल्क बन गया। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये 7 धमाके 5 के मुकाबले में 7 धमाके किए, और जबकि पाकिस्तान को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा और कई तरह के जो मामलात हैं उनको देखना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने और उस वक़्त की जो हुकूमत ने और फ़ौज ने जो है वो ये काम किया और ये धमाके किए और पूरी दुनिया के ऊपर एक पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत बनकर उभरा। फिर यौम तकबीर है। पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में जैसे ही एटमी धमाके किए तो सरज़मीन पाकिस्तान पर अल्लाह अकबर का नारा गूंजा। पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तानी कौम हर साल 28 मई को यौम तकबीर पूरे वक़ार और जोश व खरोश के साथ मनाती है। तो ये है पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम। अल्लाह ताला ने हमें ये फ़ख्र दिया है कि हम भी एटमी ताकत बन गए हैं और इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जो है वो हिफाजत की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान के रज़ैल उन्वानात पर जामे नोट लिखे। तहसील कौंसल, तहसील इंतज़ामिया, तहसील नाज़म और नायब नाज़म। पहले हम पढ़ते हैं तहसील कौंसल। ये तहसील हुकूमत, तहसील हुकूमत में नाज़म, नायब नाज़म, तहसील या टाउन कौंसल या तहसील या टाउन इंतज़ाम में शामिल होते हैं। नायब नाज़म, नाज़म और नायब नाज़म। नाज़म को मुतल्लिका तहसील या टाउन के कौंसलर 4 साल के मुंतखब करते हैं। इसी तरह नायब नाज़म को तहसील या टाउन के कौंसल के अरकान मुंतखब करते हैं। इनकी तालीमी काबिलियत का मैट्रिक होती है। नाज़म तहसील या टाउन हुकूमत का सरबराह होता है और नायब नाज़म तहसील का इख्तियारात क्या हैं इसके। नाज़म को अपनी तहसील में वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो ज़िला में नाज़म को हासिल होते हैं, यानी वो तहसील में तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का मालिक होता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है तहसील कौंसल, इस पर नोट लिखना है। मुतल्लिका तहसील या टाउन की तमाम यूनियन कौंसिल के नायब नाज़म बिलहाज़ ओहदा तहसील या टाउन कौंसिल के मेंबर होते हैं। ये नायब होता है, नायब नाज़म जो होता है इसके जो मातहत होता है तहसील या टाउन कौंसिल के मेंबर होते हैं यहाँ, और तहसील और टाउन का नायब नाज़म उसका सरबराह होता है। अब इसके फ़राइज़ मनसबी क्या है। नायब नाज़म तहसील टाउन कौंसिल के अजलासों की सदारत करता है। तहसील या टाउन कौंसिल को अपनी तहसील या टाउन में वही इख्तियार हासिल होते हैं जो ज़िला कौंसिल को ज़िला में। तहसील इंतज़ामिया, तहसील या ठीक है, तो इसके जो हमने फ़राइज़ पढ़े हैं, फ़राइज़ के आगे तहसील इंतज़ामिया, तहसील ये टाउन इंतज़ामिया तहसील म्यूनसिपल TMO और 4 तहसील अफसर पर मुश्तमिल होती है जो कि मंदरजा झैल शोबों के हवाले से मामलात की निगरानी करती है। म्यूनसिपल की ज़मीन और जायदाद का इंतज़ाम करना और म्यूनसिपल कवानीन को लागू करना, पानी, सीवरेज, सफाई, सड़कों पर रोशनी का बंदोबस्त करना वगैरह करना है। और आगे दही मनसूबाबंदी, ज़मीनों का इस्तेमाल, सरकारी इमारत का बंदोबस्त करना, और बजट, मालियात, अकाउंट्स वगैरह का बंदोबस्त करना। ये था हमारा तहसील कौंसिल वाला क्वेश्चन। आगे तहसील इंतज़ामिया, ये भी हमने, ये तहसील कौंसिल, तहसील इंतज़ामिया भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये तहसील इंतज़ामिया भी हमारा ये हो गया और तहसील कौंसिल भी हमारा हो गया। और हमारा रह गया है तहसील नाज़म और नायब नाज़म, तो ये भी हमारा ये हो गया। तो ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक ये ख़त्म होता है। तो एक बार फिर देख लें, इसमें 3 बातें थी। एक तहसील
कि जो नाज़म और नायब नाज़म हैं इनके काम क्या हैं, ये मतलब इनको कौन इंतखाब करता है इनका, और कितने साल इनकी मुद्दत होती है, और इनकी तालीम काबिलियत क्या होती है, और नाज़म जो होता है किसका सरबराह होता है, तहसील या टाउन हुकूमत का जो है वो सरबराह होता है, और जो नायब नाज़म होता है तहसील कौंसिल का होता है। तो इसके जो इख्तियारात हैं कि वो तमाम इख्तियारात जो हमने पीछे अभी पढ़े थे कि अपने तहसील में वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो ज़िला में नाज़म को हासिल होते हैं। जो ज़िली नाज़म होता है वही इख्तियारात तहसील नाज़म को भी होते हैं। फिर तहसील कौंसिल आ जाती है, उसके बाद तहसील इंतज़ामिया है, फिर तहसील इंतज़ामिया के जो फ़राइज़ हैं यानी किन किन मामलात की ये निगरानी करती है। तो ये सारा इसी क्वेश्चन का आंसर है। ये आता वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।